हेलो स्टूडेंट्स। अतिरिक्त मूल्य के बाद अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष किस प्रकार से होता है और क्यों होता है। पूंजीवाद अपने विनाश की परिस्थितियां किस तरह से पैदा करता है। तो इस इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूंजीवाद के विनाश के कारण क्या हैं, और इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि पूंजीवाद में ऐसे कौन से अंतर्विरोध हैं जिनके कारण वो स्वयं अपनी कब्र खोदता है। आपने जब मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ा था, तब हम लोगों ने बताया था कि मार्क्स कहता है कि इस विश्व में द्वंद्वात्मक तरीके से परिवर्तन होता है और हर वाद अपने प्रतिवाद को जन्म देता है, क्योंकि हर वाद में अपने प्रतिवाद को जन्म देने के बीज अंतर्निहित होते हैं। तो हम इसको अगर समाज पर लागू करें तो पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद की जो प्रकृति है वो भी स्वयं का विनाश करने की है, आत्मघाती प्रवृत्ति है। पूंजीवाद अपना विनाश स्वयं करता है। और क्यों क्यों करता है, कैसे करता है? क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें उसकी प्रकृति इस तरह की, उसकी नेचर ही इस तरह की है कि ये सब होगा ही, उसके विनाश के बीज अपने आप पैदा होंगे ही, वो परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक पैदा होती है। कैसे? जैसे पूंजीवादी व्यवस्था तभी चलेगी जब लाभ की प्रवृत्ति हो। अभी इसके पहले हमने देखा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। वो क्या है? पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और वह सरप्लस वैल्यू के माध्यम से लाभ कमाता है। सारे सरप्लस वैल्यू को वो हड़प जाता है, फिर एक ही जगह उत्पादन करते हैं। उसकी वजह से फैक्ट्री कारखाने जहाँ स्थापित होते हैं वहाँ पर मजदूर इकट्ठे होते हैं और अधिक से अधिक उनका शोषण करने के लिए पूंजीपति उनको कम से कम वेतन देता है ताकि उसका माल सस्ता पड़े। तो इस तरह की कई परिस्थितियां हैं जो कि स्वयं पूंजीपति सोचता है या पूंजीवादी व्यवस्था ये सोचती कि उनके हित में है, लेकिन आगे जाकर के उनके माध्यम से उसका स्वयं का विनाश हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कारण क्या है। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जब कारखानों और फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादन होता है और मशीनों का यूज़ होता है, तो जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही बड़ा होता है। मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं पैदा की जाती है और फिर उसके लिए मार्केट ढूंढा जाता है, ताकि जितना ज़्यादा माल बेचा जाएगा, खपाया जाएगा, उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है। तो पूंजीपति अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है और बहुत अधिक उत्पादन करता है। अब इसके माध्यम से क्या होगा? जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो जो पूंजी है वो भी उनके हाथ में संचित होती जाती है, केंद्रीकृत होती जाती है। और पूंजीपति को क्या करना पड़ता है कि जब बहुत अधिक वो प्रोडक्शन होता है तो उसको खपाने के लिए कंपटीशन होता है समाज में, और इस कंपटीशन में क्या होगा कि कीमतें कम की जाती हैं। तो जो बड़ा पूंजीपति है वो कीमतें कम करके भी उसके लॉस को सहन कर लेता है, लेकिन जो छोटा पूंजीपति है वो उसमें टिक नहीं पाता है और धीरे धीरे वो भी मजदूर के अंदर आ जाता है। तो समाज में मार्क्स कहता है कि पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण। और वो ध्रुवीकरण किस तरह से होता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे उत्पादक हैं, वो भी उस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं और वो अपने कारखानों को, फैक्ट्रियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनकी स्थिति भी सर्वहारा की हो जाती है। तो समाज में जैसे जैसे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, पूंजी संचित होती जाती, केंद्रीकृत होती जाती है, वैसे वैसे समाज में जो वर्गों की संरचना है उसमें हम देखते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड नुमा हो जाता है। पिरामिड की रचना कैसी होती?
ऊपर से जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो बिल्कुल नुकीला होता जाता है, पॉइंटेड। और जैसे जैसे आप उसमें नीचे की तरफ आओगे तो ज़मीन पर वो उसकी सरफेस सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है। तो जो समाज है वो पिरामिड नुमा जब होता है, ध्रुवीकरण, बहुत अधिक ध्रुवीकरण की स्थिति वो होगी जब समाज में उत्पादन के साधन और पूंजी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संचित हो जाती है। यानी मैक्सिमम जो संसाधन है, संपत्ति है, वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है और समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसके पास में नाम मात्र के संसाधन होते हैं। और ये एक तरह से उस पिरामिड के सबसे ऊपर के छोर को और आप नीचे के छोर को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों के बीच में जो खाई है वो बहुत बड़ी है। और ये खाई जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही पूंजीवादी युग में श्रमिकों में असंतोष बढ़ता है। धीरे धीरे पूरा समाज सर्वहारा की श्रेणी में आ जाता है। तो इसको मार्क्स ने कहा है ध्रुवीकरण। तो सरप्लस वैल्यू के माध्यम से जब पूंजीपति प्रॉफिट अपनी झोली में डालता जाता है तो जो श्रमिक हैं, एक तो उसकी दुर्दशा बढ़ती है और आर्थिक विषमता में वृद्धि होती जाती है। फिर एक चीज़ और है जो कि इस वर्ग संघर्ष को पैदा करने में हेल्प करती है, और वो ये कि जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो पूंजीपति को अपने प्रोडक्शन को, अपनी जो उत्पादित माल है उसको खपाने के लिए दूसरे देशों या अन्य स्थानों पर अपना सामान भेजना होता है। उसके लिए वो क्या करता है, यातायात या ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करता है। यातायात के साथ साथ उसको संचार भी डेवलप करना पड़ता है, कम्युनिकेशन के लिए भी। तो पूंजीपति यातायात और संचार के साधनों का विकास तो अपने बाजार के लिए करता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर या श्रमिकों को हेल्प करती है। जब कारखाने लगाए जाते हैं तो वो अधिकांशतः शहरों के आसपास होते हैं, नगरों के आसपास ही आपने देखा होगा उद्योग पनपते हैं। और जब उद्योग लगाते हैं तो फैक्ट्रियों के आसपास मजदूरों की बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां बनती है। तो अधिकांश संख्या में मजदूर एक स्थान पर रहते हैं, और ये जो शारीरिक रूप से साथ रहना है, एक स्थान पर रहना, एक दूसरे की परिस्थितियों को देखना, एक दूसरे की जीवन दशाओं के बारे में परिचित होना, ये सारी स्थितियां मजदूरों को एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सहायता करती है। और इसके माध्यम से श्रमिक ये सोचने लगता है कि यार मेरी स्थिति और जितने भी मजदूर हैं सबकी स्थिति एक जैसी है, हम सभी क्लास इन इटसेल्फ हैं। और धीरे धीरे संचार के साधनों के माध्यम से वो दूसरे देशों के, दूसरे समाजों में या दूसरे नगरों में जो मजदूर हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम जैसे और भी हैं। और उनसे जब इंफॉर्मेशन वो प्राप्त करते हैं संचार के साधनों के माध्यम से, तो उनको लगता है कि दुनिया में जितने मजदूर हैं सबकी स्थिति ऐसी ही है। तो संचार के साधन पूंजीपति ने अपने लिए बनाए, लेकिन वो प्रकारांतर से श्रमिक को हेल्प करते हैं। वो अपने समान स्थिति वाले लोगों से कांटेक्ट में आता है, उनकी स्थिति से परिचित होता है, और फिर वो उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है कि हम सभी की स्थिति दयनीय क्यों है, और जिस श्रम के माध्यम से वस्तुएं उत्पादित हो रही है उसका मूल्य हमें कम मिल रहा है, और पूंजीपति अधिक से अधिक धनी कैसे होता जा रहा है। तो ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, इसको समझने की कोशिश श्रमिक करते हैं। और इस तरह से मार्क्स कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी श्रमिक हैं वो संगठित होने लगते हैं, और जब संगठित होते हैं तो फिर वे सभी संघर्ष के लिए भी तैयार होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा साधन बन जाता है श्रमिकों के लिए, और वे एक तरह से क्लास इन इटसेल्फ, इसके पहले मैंने जो वीडियो आपको दिया था उसमें मैंने क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की कंसेप्ट दी थी। तो सरप्लस वैल्यू और पोलराइजेशन और अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति, इसको आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि पूंजीवादी युग में ये
जो दो वर्गों के बीच में जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। मार्क्स ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण जो मजदूर ये मानते थे कि हम सभी ऐसे ही हैं, वो अपने बारे में जागरूक होते हैं, और जागरूक होने के बाद में जब उनमें वर्ग चेतना आती है तो फिर वो वर्ग संघर्ष के लिए, यानी हमें अपने लिए कुछ करना है, क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मार्क्स कहता है कि जिस दिन मजदूरों में वर्ग चेतना आ जाती है, वो संगठित होकर के संगठित हो जाते हैं, तो फिर वे अपनी परिस्थितियां, दयनीय स्थितियां, शोषण की जो उसके जो कारण है, उसके लिए जिम्मेदार जो कारण है, उनकी खोज करके और फिर उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संघर्ष होगा, जिसको उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा है। और इस वर्ग संघर्ष के माध्यम से मार्क्स ने कहा है कि समाज में सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और साम्यवाद की स्थापना होगी। और इस साम्यवादी व्यवस्था में क्या होगा, समाजवादी समाज में क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं रहेगा। और इस कारण से जो श्रम है उसका जो अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति हड़पता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो शोषण की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, तो आर्थिक विषमता खत्म हो जाएगी, समानता की स्थापना हो जाएगी, और मजदूर जो है वो अपनी जो शोषण की स्थिति है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्क्स ने पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष क्यों होगा और कैसे होगा और उसका परिणाम क्या निकलेगा, इन सारी बातों की विवेचना की है। अभी हमने देखा कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष कैसे होता है और उसके कारण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में मार्क्स ने जो वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा देकर के और इस सिद्धांत का विवेचन किया है, तो क्या इस विवेचन से हम वर्ग संघर्ष को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं और मार्क्स के विचार वास्तव में समाज में जो गतिविधियां हमें दिखाई देती है उससे कितनी मेल खाती है, वास्तविकता के ये सिद्धांत कितना निकट है। तो अगर हम इसकी समीक्षा करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि मार्क्स ने अपने इस वर्ग संघर्ष के पूरे सिद्धांत में, और सामान्य रूप से देखें तो मार्क्स का जो सिद्धांत है वो, उनकी थ्योरी, उनकी अप्रोच ही कन्फ्लिक्ट अप्रोच कही जाती है, संघर्षवादी सिद्धांत। जब भी आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो उसके साथ में कन्फ्लिक्ट जुड़ा हुआ रहेगा। तो उनका जो ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, संघर्षवादी उनका जो परिप्रेक्ष्य है, ये समाज में संघर्ष पर बहुत अधिक एम्फेसिस करता है, बहुत अधिक उस पर फोकस करता है, या उसको ही एकमात्र कारण मानता है। तो अधिकांश विद्वान ये कहते हैं कि मार्क्स ने संघर्ष पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो समाज में संघर्ष होता है, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ संघर्ष ही नहीं होता, और कोई भी समाज अनवरत संघर्ष की परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकता है। ये जो प्रकृति है और समाज है उसमें सहयोग भी होता है। तो मार्क्स ने सहयोग की बहुत अधिक उपेक्षा की और संघर्ष पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है, तो ये आपत्तिजनक है। दूसरी बात, मार्क्स कहते हैं कि समाज में हमेशा से सिर्फ दो वर्ग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दो वर्ग ही रहे हैं। और दूसरा ये कि जो वर्ग हैं उनका आधार सिर्फ आर्थिक ही रहा है, तो इस बात को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते कि वर्गों का आधार हमेशा आर्थिक ही रहा है। फिर जब भी क्रांति आती है तो क्रांति के लिए समाज में मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग जो है वो क्रांति लाता है। लेकिन अगर हम सामाजिक आंदोलनों का इतिहास उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर समाज में जो क्रांतियाँ आई हैं, क्रांतियाँ हुई है, उसके पीछे बुद्धिजीवी
लोगों का हाथ रहा है। तो जब तक चेतना या विचार नहीं होगा तब तक क्रांति या परिवर्तन नहीं हो सकता। तो एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत कार्ल मार्क्स का हमें दिखाई देता है। फिर मार्क्स कहते हैं कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है अब तक आविर्भूत सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में हमेशा संघर्ष ही हुए हैं और इतिहास को हम संघर्ष के माध्यम से ही समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर एक चीज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये कि मार्क्स ने कहा कि संघर्ष तो अनवरत होगा, प्रकृति की शाश्वत प्रक्रिया है। आप अगर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें वो यही कहते हैं। दूसरी तरफ जब वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि पूंजीवादी युग में पूंजीपति और सर्वहारा दोनों के बीच में संघर्ष होगा और उसमें सर्वहारा वर्ग की विजय होगी, उनका अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और ये अंतिम स्थिति है। तो वो स्वयं ही विरोधी बात करते हैं मार्क्स। एक तरफ वो कहते हैं कि संघर्ष तो अनवरत प्रक्रिया है, सदियों से चला आ रहा है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तो संघर्ष या द्वंद्वात्मक तरीके से ही समाज में परिवर्तन आएंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होते ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में क्या वास्तविकता क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा अजीब सी बात है। तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना का उनका उद्देश्य था, ये बात ठीक है, लेकिन वो स्वयं अपने ही जो तर्क हैं उनका खंडन करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के ऊपर ऑब्जेक्शन या आपत्तिजनक कही जाती हैं। लेकिन कुछ भी हो, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मार्क्स के लिए जितने भी सिद्धांत हैं वो सिर्फ एक बौद्धिक हथियार थे जिनके माध्यम से वो ये प्रूव करना चाहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था स्थिर नहीं है, ये बदलेगी और श्रमिकों के शोषण का अंत होगा। तो श्रमिकों की मुक्ति के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत गढ़े और उन सिद्धांतों का प्रयोग किया और ये ऐसे पहले विचारक हैं जिनके विचारों को इम्प्लीमेंट किया गया और कई देशों की व्यवस्थाएं बदली। तो इस रूप में उनके सिद्धांतों का अपने आप में अलग मूल्य है, व्यावहारिक मूल्य है, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में जब हम समीक्षा करते हैं तो हम उसके प्लस माइनस सभी पक्षों की विवेचना करते हैं। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपके सामने बताए जिनके आधार पर मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की जाती है या उनके सिद्धांत की कमियां।